हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। और इस चैनल में हम जो है ऑल सब्जेक्ट जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम लाए हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, लाइट की डेफिनेशन आप पढ़े होंगे कि लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जो है जागृत करती है। अर्थात हमें देखने के लिए आपका प्रकाश क्या है, ज़रूरी है। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स हम देख नहीं सकते। बिकॉज लाइट के कारण, यानी प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ता है तो उस प्रकाश के कारण वो वस्तु जो है प्रकाशित होती है, और उस प्रकाशित वस्तु से जो प्रकाश है वो हमारी आंख में जाता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए अंधेरा है और अंधेरे में आपको कोई चीज़ देखना है तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर उस पर आप टार्च जलाएंगे तो आप उस वस्तु को देख सकते हैं। रीज़न क्या है, जब उस पर आप टार्च जलाएंगे उसके कारण वो आपका वस्तु जो है प्रकाशित होगी, और उस वस्तु से जो प्रकाश है वो हमारी आँख में जाएगा और हमें वो वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। तो आइए जानते हैं प्रकाश से रिलेटेड और चीज़ें। तो प्रकाश के बारे में आपने पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन। अब इसके आधार पर कितने प्रकार के वस्तुएं होती हैं, जैसे कुछ आपकी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, यानी जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, अर्थात जिनसे प्रकाश जो है ये आर पार जा सकता है, वो आपकी पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका कांच है, कांच से प्रकाश जो है आर पार जा सकता है। अपारदर्शी वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है आर पार नहीं जा सकता, वे अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे ईंट है आपका, ठीक है, इनसे वस्तु जो है, या दरवाज़ा है, लकड़ी कोई वस्तु है, उससे प्रकाश आपका आर पार नहीं जा सकता, तो वो अपारदर्शी वस्तुओं में आती हैं। ठीक है, तीसरा एक आपका अल्प पारदर्शी होता है, यानी जिससे प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है पार जाए या निकल जाए, उसको हम अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका कागज़ है, कपड़ा है, इनसे प्रकाश जो है थोड़ा थोड़ा करके पार जाता है। तो ये तीन प्रकार की वस्तुएं हो गई। और प्रकाश के बारे में एक चीज़ें और भी है कि प्रकाश किन वस्तुओं में आपका पाया जाता है, किन वस्तुओं में खुद का प्रकाश होता है। इस आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक आपका दीप्त वस्तुएं होती हैं, एक आपका अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं का मतलब है जिनमें खुद का प्रकाश होता है, उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपका सूर्य है, ठीक है, और जिन वस्तुओं में खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे आपका चंद्रमा है, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, रात को जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। पृथ्वी पर अगर दिन में उजाला होता है तो वो भी आपका सूर्य के कारण ही होता है। तो इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। तो जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है अदीप्त वस्तुएं। और जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब ये प्रकाश से रिलेटेड चीज़ हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आगे कि प्रकाश जो आपका जिस पथ पे गमन करता है, प्रकाश का पथ कैसा होता है, उस आधार पे जो किरणें हैं, प्रकाश एक स्थान से जो दूसरे स्थान जाता है, इस आधार पर जो किरणें हैं किस प्रकार गमन करती हैं, कैसे जाती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो किरणें जो है तीन प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है अभिसारी किरण, अभिसारी किरण, ठीक है। दूसरा आपका होता है अपसारी किरण, अपसारी किरण, और तीसरा आपका है समांतर किरण, ठीक है, समांतर किरण। यानी ये आपका है अभिसारी किरण। इसका जो स्ट्रक्चर आप देखिए अभिसारी किरण का, ठीक है, ये आपका जो है स्ट्रक्चर है आपका अभिसारी का, किसका है, आपका अभिसारी किरण का, ठीक है। अपसारी किरण का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये आपका है अपसारी किरण, ठीक है। और एक आपका जो है समांतर है, ये आपका देखिए समांतर किरण है, ठीक है। यानी प्रकाश जो एक स्थान से दूसरे स्थान आपका जाता है, उसके जाने का जो पथ है तीन प्रकार के होता है आपका। एक अभिसारी पथ होता है, यानी ऐसे गमन करता है।
दूसरा आपका अपसारी किरण होती है यानी ऐसे गमन करती है। तीसरा आपका समांतर किरण यानी ऐसे पथ पे जो है प्रकाश चलता है। तो इनके बारे में देखते हैं। अभिसारी का मतलब है, देख रहे हैं प्रकाश किसी स्थान से आ रहा है और एक बिंदु पर जो है केंद्रित हो रहा है, एक सेंटर पर जो है केंद्रित हो रहा है। तो अभिसारी किरण क्या है कि किसी प्रकाश किसी वस्तु से कहीं से आता हुआ एक बिंदु पर जब केंद्रित होता है तो उन किरणों को कहते हैं अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आपको बता रहे हैं। अपसारी किरण जो है यानी यहाँ पे देख रहे हैं एक बिंदु से प्रकाश जो है निकल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से निकलकर फैल रहा है, तो ये आपका कौन सा है, अपसारी किरण है। और समांतर किरण देख रहे हैं, समांतर किरण जो है एक दूसरे के समांतर है, एक सीधी रेखा में जो है, सीधी रेखा में एक पथ पर जो है चल रही हैं। यानी अभिसारी किरण की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, यानी जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है या प्रकाश किरण जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो उन किरणों को अभिसारी किरण कहते हैं। और अभिसारी किरण यानी इसको कन्वर्जिंग रेज, ठीक है, कन्वर्जिंग रेज कहते हैं। और इसी से आपका कन्वर्जिंग लेंस बना है जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस, यानी अभिसारी किरण जो है यानी इस प्रकार जो किरणें चलती हैं जब उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो उनका पथ ऐसे होता है। जैसे हमारी आँख में जो आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश जो है ऐसे बड़ी बड़ी वस्तुएं या इमारतों का जो इमेज है हमारी छोटी सी आँख में आपका जो है बन जाता है। कारण क्या है कि वहाँ से जो किरण आती है वो अभिसारी किरण है, हमारे आँख में उत्तल लेंस लगा है, तो सारे प्रकाश किरणें जो है हमारी आँख पर जो है केंद्रित होती हैं, उसका इमेज जो है रेटिना पे बन जाता है। तो आपका जो है एग्जाम्पल किसका है, अभिसारी किरण का है। यानी अभिसारी किरण से आपका अभिसारी लेंस यानी जिसको उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अपसारी किरण। अपसारी का मतलब अगर इसमें से मान लीजिए अगर हम हटा दें तो क्या होगा आपका पसारी, यानी जहाँ से प्रकाश किरणें क्या करें, फैल जाए। ठीक है, एक बिंदु से जब प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका प्रोजेक्टर है या सिनेमा घरों में जो मूवीज़ चलती हैं उसमें भी प्रकाश एक जगह से निकलता है पतला सा, उसके बाद जाकर पूरे पर्दे पर क्या होता है, फैल जाता है। तो वो एग्जांपल किसका है, अपसारी किरण का है। और ये जो है किरणें जो है जब किसी अपसारी लेंस पर, यानी प्रकाश किरण जब अपसारी लेंस पर पड़ता है तो उनका पथ कैसा होता है, अपसारी होता है। अपसारी लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और तीसरा है समांतर किरण। समांतर किरण आप जानते हैं यानी एक पथ सीधी रेखा में चलती हैं, कहीं पे मुड़ती नहीं है। जैसे आप लेज़र नाम सुने होंगे, लेज़र लाइट। ठीक है, लेज़र यानी LASER, लेज़र बीम जो है, यानी लेज़र से जब प्रकाश किरणें निकलती है तो उसका पथ कैसा होता है, समांतर, वो सीधी रेखा में जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक गमन करती हैं। जबकि ये प्रकाश किरणें ज़्यादा दूर तक गमन नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकाश किरणें बीच में जो है आपका जो है ये अपसारी है, बीच में फैल जाती है, जिससे ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाती है। ठीक है, लेकिन लेज़र लाइट यानी लेज़र बीम जो है बहुत दूर तक प्रकाश किरणें जाती हैं। कारण क्या है कि उनका जो पथ है वो क्या है, समांतर किरण का है। ठीक है, लेज़र जो है इसका पूरा नाम अगर जानना चाहें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आगे क्लासों में आप पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं प्रकाश की और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी, गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण क्या क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के गुणों में आप पढ़े होंगे या फिर बता दे रहे हैं प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी और भी घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सारी घटनाएं जो हैं प्रकाश से रिलेटेड हैं, लेकिन सबकी जो व्याख्या जो है आप उसको 12वीं क्लास में यानी इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन इस क्लास में आपको दो चीज़ें पढ़ना है, आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे क्या है आपका। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सारी घटनाएं जो प्रकाश से रिलेटेड हैं। एक प्रकाश की स्पीड की बात करें, प्रकाश की चाल कितना होती है, इसको आप याद रखना है। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हमने यहाँ पे इमेज बनाया हुआ है, उसको आप देखिए ध्यान से। Z एक आपका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक का मतलब एक स्मूथ, एक चिकना पृष्ठ है जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये आपका एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और एक प्रकाश किरण जो OP परावर्तक पृष्ठ के बिंदु P पर आ रही है और आने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है PQ। ठीक है, और इसी आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा गया जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो जो प्रकाश किरण आती है उसको कहा जाता है आपतित किरण, और जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर जाती है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, जो बनता है, उसे कहते हैं आपतन कोण, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से व्यक्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इमेज में हमने बता दिया। अब प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, उसको भी आपको याद रखना है। तो सारी चीज़ें हमने इसमें बता दिया। कौन क्या है, आपका एक परावर्तक पृष्ठ है, एक स्मूथ, एक चिकना पालिशदार एक ऐसा पृष्ठ है जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, और इसी रिफ्लेक्ट की वजह से, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें भी अपना इमेज दिखाई देता है आईने में। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो नहीं दिखाई देगा, यानी प्रकाश उसी जगह से रिफ्लेक्ट होगा जो चिकना और पालिशदार पृष्ठ होगा। हर एक पृष्ठ से प्रकाश जो है परावर्तित नहीं हो सकता। जैसे अगर दीवार है, ईंट का दीवार है, अगर उसमें आए उस पर आप टार्च जलाएंगे तो प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही प्रकाश अगर आप किसी समतल दर्पण पर या आईने पर आप डालिए तो प्रकाश उस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं परावर्तित होना, प्रकाश का परावर्तन होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़े प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का, जब प्रकाश किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पर, इस पे पड़ने के बाद इसका अधिकांश भाग जो है उसी माध्यम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ हैं, 2 नियम हैं, इसको आपको याद रखना है। पहला नियम क्या याद रखना है, यहाँ पे जो आपतन कोण है I और परावर्तन कोण जो R है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी परावर्तन का पहला नियम आपको याद रखना है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा नियम ध्यान से देखिए, दूसरा अगर नियम याद करेंगे तो आपको प्रकाश के अपवर्तन में भी आपको एक नियम याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक नियम है वो मैच करता है प्रकाश के अपवर्तन से भी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये देखिए कौन सी प्रकाश किरण है, आपतित, तो क्या कहेंगे, आपतित किरण कहाँ पे आ रही है, यहाँ से निकल रही कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण पर तथा आपतन बिंदु, यानी 3 चीज़ें आपको याद रखनी इसमें।
पहला क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। इन तीनों को मिलाएंगे तो कैसे कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ पे हैं, एक जगह दिख रहा है, एक ही बिंदु पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों संगामी होते हैं। ये आपका एक दूसरा नियम है, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए दोनों नियम। पहला नियम याद रखना है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं या एक संगामी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किन पृष्ठों से होता है, उससे रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे दर्पण है, तो हम आगे यही पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण से ही होता है ज़्यादातर, तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दर्पण के बारे में अब इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। आइए देखते हैं दर्पण जो है क्या होता है, ठीक है। मिरर जिसको कहते हैं, और मिरर से सभी लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि बचपन से जो आईने में सभी लोग अपनी शक्लें देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण क्या है, देखिए दर्पण जो है, अगर दर्पण की डेफिनेशन देना है तो कह सकते हैं दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जिसके एक तरफ जो है कलई यानी लाल ऑक्साइड, जिसको हम सिल्वर ऑक्साइड कह सकते हैं, एक तरफ जो है कलई होती है यानी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ कलई होती है। कांच यानी कांच में हम दोनों तरफ देख सकते हैं। अगर उसी कांच में एक तरफ हम अगर कलर कर दें सिल्वर ऑक्साइड से, लाल ऑक्साइड से, यानी उसको कलर कर दें तो एक तरफ जो आपका जो है प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, तो प्रकाश उस पर टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उस दर्पण में यानी उस जो आपका बनेगा कांच से, या उसमें हम अपना चेहरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है। तो दर्पण की डेफिनेशन देना है तो कह सकते हैं कि दर्पण कांच का एक ऐसा भाग, एक ऐसा टुकड़ा या ऐसा पार्ट होता है जिसके एक तरफ जो है कलई होती है, ठीक है, वो आपका दर्पण कहलाता है। तो दर्पण से रिलेटेड दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक गोली दर्पण है, दूसरा आपका समतल दर्पण है, ठीक है। गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, यानी जो गोल, एक ऐसा दर्पण जो गोल हो उसको गोली दर्पण कहते हैं। अब उसमें जो कलई है, कलई दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो भीतरी सतह पे कर दें कलई तो वो एक दूसरा मिरर बनेगा, बाहरी सतह पर कर देंगे तो दूसरा मिरर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे दो पार्ट हैं, गोली दर्पण के दो पार्ट हैं, एक अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका एक अलग पार्ट है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और समतल दर्पण सबके घरों में होगा, सभी लोग आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वो आपका समतल दर्पण है, ठीक है। वो फ्लैट होता है, सीधा होता है, एक तरफ कलई होती है। तो हमें जो पढ़ना है वो गोली दर्पण को ही पढ़ना है, प्लेन मिरर में नहीं, प्लेन मिरर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो गोली दर्पण यानी जो गोल हो, यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये आपका जो है एक दर्पण है, गोली है, ठीक है। अब ये जो मिरर बनेगा कब, जब इस पर हम कलई करेंगे यानी इसको रंगेंगे, एक तरफ सिल्वर ऑक्साइड से कलई करेंगे तो ये आपका दर्पण बनेगा। तो वो कलई हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसके बाहरी सतह पर, यानी एक अगर आप भीतरी सतह पर कर दें, देखिए ये आपका हो गया भीतरी सतह पर। तो यहाँ पे जब भीतरी सतह पे कलई हो गई तो इस पे जो प्रकाश बाहर से पड़ेगा तो वो टकरा कर जो रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम बाहरी सतह पे कर दें, देखिए ये आपका हो गया बाहरी सतह पर कलई, दो तरीके से कलई हो गई, यानी ये कलई की गई है, इसके बाहरी सतह पे कलई की गई है, ठीक है। तो चूंकि दोनों ही आपका कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण है, एक में भीतरी सतह पर कलई है, दूसरे में बाहरी सतह पे कलई है। अब इसको हमें दो भाग में डिवाइड करना है, एक अवतल एक उत्तल में, ये दोनों ही आपके गोली दर्पण हैं। अब अगर इन दोनों को बीच से काट दिया जाए, सपोज इसको हमने काट दिया यहाँ से, इसको भी काट दिया, जब ये यहाँ से कट गया
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसे, इसका स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, और यही आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ से ये जो कट कर निकलेगा वो भी आपका उत्तल दर्पण होगा। यहाँ से अब इसको आप काटेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ऐसे, देखिए ऐसे हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। देखिए, यानी गोली दर्पण से ये दोनों दर्पण आपके बन के तैयार हो गए। पहले में क्या था, भीतरी सतह पे कलई थी तो आपका उत्तल दर्पण, काटने के बाद उत्तल दर्पण मिल गया। इसमें बाहरी सतह पे कलई थी, काटने के बाद आपको क्या मिल गया, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, ठीक है, तो आप डेफिनेशन इस प्रकार देंगे कि जिस दर्पण में ये देख रहे हैं ना, ये आपका भीतरी सतह है, ये क्या आपका है, भीतरी सतह है कि नहीं। जिस दर्पण में भीतरी सतह पे कलई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका उभरा हुआ भाग है, या इसको कह सकते हैं जिस दर्पण में बाहरी पृष्ठ पर या उभरे हुए तल पे कलई होती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, जिसमें भीतरी सतह पर या अंदर अगर कलई होती है तो उत्तल दर्पण कहलाता है, जिसमें बाहरी सतह पर कलई होती है वो आपका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है, तो इनका इमेज देखते हैं कि प्रकाश, ये आपका जो दर्पण है इसके मुख्य पार्ट क्या होते हैं, क्योंकि इनसे होकर प्रकाश किरणें जो भी आपकी जाएंगी उनका जो इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके मुख्य पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसका इमेज अवतल और उत्तल का। ये आपका है, हमने बनाया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये हमने बनाया आपका उत्तल दर्पण। इसके कुछ मुख्य पार्ट हैं, जो डेफिनेशनें हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये आपका है अवतल दर्पण, जिसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका नाम आप रख सकते हैं यस, यस डैश, यस, यस डैश। इस बिंदु का नाम आप पी रख सकते हैं, पी ही रखा जाता है, रीजन उसका है। ठीक है, तो सबसे पहले दर्पण में आपको क्या पढ़ना है, दर्पण के मुख्य पार्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि द्वारक क्या होता है। ठीक है, द्वारक का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे गांव में द्वारक मतलब द्वार, दरवाज़ा, जिस रास्ते से आप अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो द्वारक में, दर्पण में द्वारक का मतलब है कि इन दर्पण में वो कितना भाग है ऐसा जिस पे प्रकाश पड़ने के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि कलई जो आपका है टोटल ही कलई है की गई है, लेकिन दर्पण में जितने भाग तक, यानी जहाँ तक कलई होती है वो टोटल आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए यहाँ से यस तक लेकर यस से यस डैश तक जो है टोटल कलई है, ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश इस पर पड़ेगा तभी रिफ्लेक्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है कलई नहीं है तो प्रकाश इस पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो द्वारक का मतलब कि दर्पण पर वो कितना ऐसा भाग है, पृष्ठ कितना है जिस पे प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, वो आपका दर्पण का द्वारक हो गया। तो दर्पण का द्वारक आपको याद रखना है, पहला पार्ट द्वारक, ये हमने बता दिया आपको। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ध्रुव, पोल। ठीक है, ध्रुव क्या होते हैं, यानी ध्रुव की डेफिनेशन देना है। यानी यहाँ पे आपका बिंदु P दिख रहा है, बिंदु P इसमें भी है, इसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव। यानी कह सकते हैं दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु। ठीक है, यानी दर्पण का जितना भाग है जिस पे प्रकाश परावर्तित होगा उसका जो मध्य बिंदु है, यानी दर्पण का जो द्वारक है उसका मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया। यानी इस वाले अवतल दर्पण में ये ध्रुव P हो गया और इसमें भी आपका ध्रुव आपका P हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, दर्पण का ध्रुव यानी दर्पण के द्वारक का जो मध्य बिंदु है उसे कहा जाता है दर्पण का ध्रुव, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है,
वक्रता मतलब वक्र, वक्र मतलब घुमाव, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। और जो घुमावदार है उसका केंद्र, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दर्पण आपका उत्तल जो है अवतल दोनों घुमावदार है, वक्र मतलब टेढ़ा होता है, घुमावदार, ठीक है। तो उत्तल दर्पण भी आपका घुमावदार है, अवतल भी है। अब उसका जो केंद्र, यानी ये आपका अवतल, उत्तल दर्पण और अवतल किससे मिलके बना है, क्योंकि गोली दर्पण से ही बना है। पहले ये गोल था और उसको आपने बीच से काट दिया तो दो भाग आपके बन गए। तो वो जो आपका गोली दर्पण था उसका जो सेंटर था, उसका जो केंद्र, मतलब इसको अगर आप गोला बनाएंगे ऐसे तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। इसको अगर आप गोल बनाएंगे तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर, इधर तो होगा नहीं। इसको अगर गोल बनाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, किसी गोले का ही भाग है। इसको भी अगर आप गोल करेंगे, गोली दर्पण बनाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, सेंटर को सी से, इसको भी हम सी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो वक्रता केंद्र है वह होता है जिस गोलीय दर्पण का वो कटा हुआ भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण का जो केंद्र है वही इन दोनों दर्पणों का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चौथा पार्ट इसका देखिए। चौथा पार्ट हम क्या देखेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देना है। देखिए ये यहाँ पे आपका P है ध्रुव, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे आपका C है आपका वक्रता केंद्र, ये आपका दर्पण का ध्रुव P है। अब इसकी डेफिनेशन देना है तो कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या इनसे होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। यानी दर्पण के ध्रुव, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में, दोनों के लिए डेफिनेशन है कि मुख्य अक्ष की डेफिनेशन है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट्स हम पढ़ेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर जाएगी, और जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी को कहा जाता है मुख्य फोकस। और जितने भी प्रकाश किरणें उस दर्पण पर पड़ेंगी वो टकराने के बाद हमेशा वो एक ही बिंदु से जाएंगी, और उसी बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। तो यहाँ पे देखिए इसका मुख्य फोकस यहाँ पे होता है। अभी इमेज आपको बनाएंगे, जब इमेज फॉर्म होगा या किरण आ रही कभी बताएंगे तो और क्लियर होगा। मुख्य फोकस को एफ से ही शो करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। ये आपका एफ हो गया। अब ये देखिए आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसमें प्रकाश किधर से आएगा, इधर से तो आएगा नहीं। इधर से अगर प्रकाश आता भी है तो इसमें परावर्तित होगा नहीं, क्योंकि कलई इधर ही है। तो प्रकाश किधर से होकर जाएगा, इधर से। देखिए ये प्रकाश किरण होकर जा रही है, इसी पे पड़ेगी तभी रिफ्लेक्ट होगी, इधर से तो पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे पड़ने के बाद प्रकाश यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया, लेकिन उसको आभासी, क्योंकि इसके द्वारा आभासी इमेज बनता है, तो इसके द्वारा जो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ये देखिए आपका फोकस होकर जा रहा है, ठीक है। कोई भी प्रकाश किरण लाइए, एक और लेके आइए, नीचे भी लेके आ सकते हैं, यहाँ से भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे पड़ने के बाद प्रकाश किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, लेकिन इसको आप पीछे बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ आभासी, तो ये देखिए आपका जाएगा कहाँ पे, सेंटर पे, यानी एफ पर। तो उत्तल दर्पण में आपको मुख्य फोकस की डेफिनेशन देना है, तो आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरणें हैं किसके समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें प्रतीत इसलिए बोले क्योंकि ये आभासी इमेज है, रियल में आपको वास्तविक रूप से इधर जाएंगी नहीं प्रकाश किरण, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, लेकिन इमेज फिर भी इसका फॉर्म होगा आभासी। तो उसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो बढ़ा रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं प्रतीत होता है। तो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु से होकर, यानी कोई भी प्रकाश किरण आएगी हमेशा एफ से ही होकर जाएगी। तो हम कहेंगे डेफिनेशन में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। इसमें प्रतीत होती हैं ये वर्ड हम यूज करेंगे उत्तल में, अवतल में नहीं। अवतल में रियल में जाती हुई प्रतीत होंगी आपको। देखिए इसमें प्रकाश किधर से आएगा, इधर से। इधर से तो आएगा नहीं कि इधर आपका कलई है, तो ये प्रकाश आपका आया, इस पर टकराया, टकराने के बाद कहाँ सो के गया आपका, देखिए कोई भी प्रकाश किरण है यहाँ पे टकराएगा तो ये भी यहीं सो के जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी प्रकाश किरण आएगी आपका दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी फिर से डेफिनेशन देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे कहा जाता है मुख्य फोकस, क्योंकि इसमें रियल में वास्तविक रूप से जा रही हैं। और इसमें जो इमेज बनता है वास्तविक बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में आभासी बनता है। वो इमेज जब फॉर्म होगा तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें जो है हमेशा आभासी ही इमेज बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का यूज जो है, जैसे जो टू व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो मिरर, साइड मिरर होता है, उसमें हमेशा कौन सा दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण ही लगाते हैं। साइड मिरर हमेशा उत्तल ही लगता है क्योंकि उसमें इमेज पीछे का उस दर्पण में क्रिएट होता है और इसके द्वारा हमेशा आभासी इमेज बनता है जिसको पर्दे पे हम नहीं ले सकते। ठीक है, और जो आपका अवतल दर्पण है इसके द्वारा इमेज हमेशा वास्तविक होता है, इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर बना सकते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं प्रतिबिंब को लेकर, तो अभी आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब भी बताएंगे जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो अवतल दर्पण आपका हो गया, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आगे। मुख्य फोकस हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट इसका, ठीक है, 5 हो गया। 6वां पार्ट इसका आपको याद रखना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको हम शो करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से। और वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता केंद्र अभी हमने पढ़ा था ना, यानी जो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र है वक्रता केंद्र कहलाता है। तो सेम डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या के भी, यानी जो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये दर्पण है, किसी गोले का कटा हुआ भाग है, इसका जो सेंटर है उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप वृत्त के बनाए होंगे, यहाँ से लेकर सी से लेकर कहाँ तक, पी तक, ये आपकी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। इसमें भी आपका देखिए आपका सी है, यहाँ से लेकर पी तक आपका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन देना है। तो जो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या हो गई। अब फोकस दूरी, 7वां पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस दूरी का मतलब जो मुख्य फोकस है और जो दर्पण का ध्रुव है इनके जो बीच की जो दूरी है उसे कहा जाता है फोकस दूरी। ठीक है, यानी बिंदु P से F तक। अब इसको शो करते हैं स्मॉल f से। ठीक है ना, स्मॉल f जो है यहाँ से F से, कैपिटल F से P तक होता है। इसमें स्मॉल f जो है F से P तक यहाँ तक होता है। तो फोकस दूरी की डेफिनेशन देना है तो कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। डेफिनेशन एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर या 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, यानी जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है तो इमेज कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं। उत्तल दर्पण के हमने यहाँ पे 3 इमेज क्रिएट किया है, अवतल का भी 3 इमेज क्रिएट किया। अब जो इमेज फॉर्मेशन है, यानी प्रकाश किरण जब इसके पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका पथ कैसे होता है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी इमेज फॉर्मेशन किसी के भी बनाएंगे तो वो आपको ज़रूरी है। ठीक है ना, ये आपका दर्पण ही है अभी। ठीक है, अभी परावर्तन ही चल रहा है। अब देखिए, पहले जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, समांतर आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के, ठीक है ना, याद रखिएगा
मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। इसमें भी और इसमें भी एक एक इमेज देख लीजिए, ये आपको ज़रूरी है याद रखना। उसके बाद इमेज बनाएंगे। पहले इसका प्रॉपर्टी, इसका एफ पॉइंट यहाँ पे, इसका एफ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, इसको बढ़ाएंगे तो एफ से। पहली प्रॉपर्टी ये है, जब कोई प्रकाश किरण चाहे उत्तल दर्पण पर पड़े या अवतल पर, और वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, चाहे वो उत्तल में हो या अवतल में, तो उस दर्पण पर पड़ने के बाद वो हमेशा ऑलवेज कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहली प्रॉपर्टी, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी दर्पण पर, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, अगर पड़ती है तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, देखिए ये आपका मुख्य फोकस। दूसरी प्रॉपर्टी इसका ठीक उल्टा है। उल्टा का मतलब, अगर कोई इमेज आपका जो है कहाँ से होकर जाता है, ठीक है, जैसे अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ पे सीधे डायरेक्ट आ रही है? उसके फोकस पे। यहाँ पे क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, इसे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा इसका ठीक अपोजिट है। अब प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस पे डायरेक्ट आ रही है, यहाँ पे आई, आने के बाद इसको आभासी बढ़ाएंगे तो कहाँ से को जाएगी? मुख्य फोकस से। लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद चूंकि दर्पण है तो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगा। देखो, अब ऐसे होने का मतलब ठीक उसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, फिर मुख्य फोकस होकर चली जाती हुई प्रतीत हुई। यहाँ पे मुख्य फोकस पे आ रही थी और टकराने के बाद क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये फोकस पे आ रही थी, फोकस पर, ठीक है, तो किसके समांतर हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें भी सेम कंडीशन, अगर कोई फोकस से होकर आती है प्रकाश किरण, ऐसे भी लेके आ सकते हैं ऊपर से भी, ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर अगर कोई भी प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा किधर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप, ठीक है। पहले वाले में क्या था? एक बार फिर सुनिए। पहले वाले में था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी दर्पण पर पड़ती है तो मुख्य फोकस होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी दर्पण पर मुख्य फोकस पर पड़ती है तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर पड़ती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है टकराने के बाद, या मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है आपको ये भी, और यही तीन प्रॉपर्टी आपका है, ठीक है। ये आपका देखिए वक्रता केंद्र है, ये इसका आपका जो है मुख्य फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है, ये इसका मुख्य फोकस एफ है, ये आपका पोल, ठीक है। इन सब का मेंशन अभी किए नहीं क्योंकि इसकी आवश्यकता थी नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी आप ये देखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, ये आपका क्या था? सी जो आपका है वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पे आ रही है डायरेक्ट, ये देखिए वक्रता केंद्र पर, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट वक्रता केंद्र पर आती है तो उसी रास्ते पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कि कोई और पाथ नहीं इसका होगा, ठीक है। अवतल में भी ठीक होगा, अवतल दर्पण में भी, यानी प्रकाश किरण अगर कोई वक्रता केंद्र से होकर आती है, ठीक है, थोड़ा सीधी लाइनें बनाइएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, इसका कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इसमें सब चेंज हो जा रहा था, इन दोनों कंडीशनों में नहीं चेंज होंगे, ठीक है। ये आपका मुख्य वक्रता केंद्र से होकर आ रही थी, टकराने के बाद वक्रता केंद्र पे ही चली गई। इसमें भी सेम कंडीशन, वक्रता केंद्र पर आ रही थी, उसी पे वापस चली गई, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखें इमेज फॉर्मेशन पर। अब आगे हम बनाएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं,
और अवतल दर्पण कितने प्रतिबिंब बनते हैं और किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो इसको अगर चाहे तो बनाना है तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन की, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तल दर्पण यहाँ पे बनाया हुआ है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे। पहली कंडीशन में क्या है, वस्तु जो है कहाँ पे रखी है, इनफाइनाइट पे रखी है, अनंत पे रखी है। ठीक है, पहली बार वस्तु जो है अनंत पर रखी है, तो इसका जो इमेज है प्रकाश किरणें आएंगी तो आपको किरण आरेख, इससे जस्ट पहले हमने बताया था कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इसका जो इमेज है कहाँ पे जाएगा, मुख्य फोकस पे। यानी जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, और छोटा बनता है, बिंदु साइज का। दूसरी कंडीशन है उत्तल दर्पण की कि अगर वस्तु को अनंत थोड़ा सा आगे ले आए, यानी अनंत, और ये आपका दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, इसको हम ध्रुव कह सकते हैं। इधर आपका अनंत है, अनंत और दर्पण के ध्रुव में किसी भी बिंदु पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, हमेशा जो बनेगा दर्पण का जो ध्रुव है वो और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो आपका ए बी है, वस्तु है, इससे प्रकाश किरणें आएंगी, दर्पण पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, मुख्य फोकस होकर गई। दूसरी किरण हम कहाँ से लेकर जाएंगे, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो आपका हो गया मुख्य अक्ष पर बना हुआ प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। देख रहे हैं आप, छोटा दिख रहा है, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा और हमेशा होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो ये 2 इमेज फॉर्मेशन है उत्तल दर्पण की। सिर्फ 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, जिसमें ये आपका इस पे पहले वाली दूसरी कंडीशन पे आपका जो है न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पे भी वस्तु रख दिया जाए उत्तल दर्पण के सामने तो उसका इमेज हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी होगा। ठीक है, अब आते हैं अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख। अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख आपको जानना जरूरी है। इसकी 6 कंडीशन है, जिसमें आपको 6 के 6 कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। सेम कंडीशन अवतल दर्पण की पहली है जैसे इसमें थी कि वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, अनंत पे। वस्तु को अगर अनंत पे रखेंगे तो उसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस बनेगा। किरण आरेख आप देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस होके जाएगी, आपको बताया गया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, और यहाँ पे इमेज के नेचर की बात करें, ठीक है ना, इमेज आपका छोटा बनेगा, स्मॉल साइज, बिंदु साइज का। ठीक है, और वास्तविक होता है। और दूसरी कंडीशन है अवतल दर्पण की, अगर वस्तु को अनंत और सी के बीच में, सी फॉर आपका क्या है, आपका वक्रता केंद्र है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो भी स्पेस है, जगह है मुख्य अक्ष पर, उस पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, यानी मुख्य फोकस और सी के बीच में। पहली बार इमेज कहाँ बना था, अनंत पे था, तो मुख्य फोकस पे। दूसरी कंडीशन में आप इमेज को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, इमेज थोड़ा सा नीचे से पीछे आएगा। ठीक है, उल्टा है आपका, देख रहे हैं उल्टा बन रहा है, वास्तविक होगा क्योंकि इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इमेज को आपने, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, अनंत और सी के बीच में। इमेज आपका कहाँ था, पहले एफ पे बना था, दूसरा एफ से थोड़ा सा खिसक गया पीछे, आप आगे आए, इमेज थोड़ा सा पीछे आ गया, यानी सी और एफ के बीच में होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन है और वस्तु को थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं, पहले अनंत पे रखा, दूसरा अनंत और सी के बीच में, और तीसरी कंडीशन में हम सी पे ही रख दिए, यानी वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका इमेज, ठीक है, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र के ठीक नीचे उल्टा, वास्तविक, बराबर साइज का बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका इमेज है, ये वस्तु ए भी है, उसका इमेज ए डैश बी डैश नीचे है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा इमेज भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि उत्तल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखने पर बराबर साइज की बनती है, तो कहाँ पे रखने पर, वक्रता केंद्र पे रखने, बराबर साइज की बनेगी, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, बराबर साइज का। चौथी कंडीशन आपकी, अगर वस्तु को हम अब वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं
वक्रता केंद्र को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, इमेज और थोड़ा पीछे आएगा नीचे से, यानी सी किधर चला आएगा। अब वस्तु को हमने रखा है सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमने वस्तु को रखा और इमेज उसका देख रहे हैं सी के पीछे चला गया, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब यहाँ पे साइज बढ़नी शुरू होगी। पहले आपकी छोटी स्मॉल साइज थी, इससे थोड़ा सा बड़ी हुई, हालांकि उल्टा है लेकिन थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ पे बराबर साइज की हो गई। अब आगे इमेज जो है बड़ा होगा, वस्तु छोटी होगी लेकिन इमेज उसका बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं आप, बड़ा बन रहा है, ए डैश बी डैश। उल्टा है वास्तविक है, उल्टा और वास्तविक, इस सब 5 कंडीशन में आपका होगा, सिर्फ एक कंडीशन छोड़कर उल्टा और वास्तविक, इसमें उल्टा वास्तविक नहीं, इसमें सीधा आभासी होगा, ठीक है। बाकी 5 कंडीशन में उल्टा और वास्तविक आपको याद रखनी है। तो इस कंडीशन में क्या है, वस्तु को आपने कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में आपने रखा, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना, बड़ा बना, उल्टा बना, ठीक है। पांचवी कंडीशन ठीक उल्टा है पहली कंडीशन का। पहली कंडीशन में क्या था, वस्तु आपने अनंत पे रखी थी, इमेज मुख्य फोकस पे बना, और 5वीं कंडीशन में ठीक उसका उल्टा है, वस्तु को आपने मुख्य फोकस पे रखा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। पहली कंडीशन का ठीक अपोजिट है आपका। और इसका जो 6वीं कंडीशन है अवतल दर्पण की, ये इंपॉर्टेंट आपका है, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका इमेज, यानी जो वस्तु का इमेज है, प्रतिबिंब है, वो हमेशा सीधा, बड़ा, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, ये आपका दर्पण का ध्रुव है, यानी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव में अगर किसी भी वस्तु को आप रखते हैं तो उसका जो इमेज है, उसका प्रतिबिंब जो है, हमेशा दर्पण के पीछे बिग साइज का सीधा आभासी बनेगा, ठीक है। इसी कारण अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर लोग भी करते हैं, जैसे कान, नाक, गला के जो डॉक्टर हैं वो इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अवतल दर्पण उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें छोटी वस्तुओं का बड़ा इमेज दिखाई देता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि लंबा हो चुका है। अगला वीडियो जब आएगा उसमें आपको जो है दर्पण के सूत्र का निगमन बताया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।